ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आज पढ़ रहे हैं ओएम का दिसंबर 23 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो अगर आप लोगों ने पहले इसको अटेम्प्ट किया हुआ है तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, और अगर अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो एक बार अटेम्प्ट करो और फिर मजा लो। ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देखा, ठीक है? अटेम्प्ट करके देखना है, तब आपको असली फायदा होगा। आपको पहले बता दें कि आपका ओएम के साथ एक एसएम का पोर्शन भी है, 60-40 डिस्ट्रीब्यूशन है। इंस्टीट्यूट पहले क्या करता था, एसएम अलग आता था, ओएम अलग आता था, बट अब मिक्स होके आता है। तो एसएम को हल्के में लिख के चलोगे तो जरूरी नहीं है कि आप पास हो जाओगे, है ना? तो एसएम को भी अच्छे से पढ़ना है, भले ही वो थ्योरी है तो क्या हुआ। इवन ओएम के पेपर में भी आप समझ लीजिए 20-30%, 60 में भी 20-30%, यानी कि 15 से 18 नंबर तक का आपको थ्योरी पे फोकस करना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इट विल कॉस्ट यू योर मार्क्स। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव स्टडीड योर ओएम थ्योरी ऑल्सो। सो बाय रिव्यूइंग विथ मी यू विल गेट टू नो व्हाट इज द थ्योरी इंपॉर्टेंस एज वेल। फर्दर आपको अभी क्या करना है, अगर आप अटेम्प्ट करके आ गए तो कुछ लिखना नहीं है, बस मेरा जो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं उसको फॉलो करना है, ठीक है? क्योंकि मैं फटाफट आपको दिखाऊंगा, मेरा यहाँ पे सॉल्व करके मैं लेके आया हूँ, आपको फटाफट सब चीज समझा दूंगा, दिखा दूंगा, जिससे कि आप फटाफट कैचअप कर पाओ। इस वीडियो में सिर्फ ओएम पे फोकस करेंगे, एसएम का अलग से वीडियो आएगा, आप उसको रेफर करेंगे, ठीक है? चलिए, तो लेट्स बिगिन गाइज। यस, रेडी स्टडी गो। हाँ, आपको ये नोट्स चाहिए जिसमें मैं लिख रहा हूं, तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक होगा, उसको भर के आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, आप अपना जो क्लास नोट्स है उसका फोल्डर को देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। चलो, तो पहले एमसीक्यू में आ जाते हैं। पहला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस हाउ टू reach the products to the customers is related to which one? Reaching the product to customers is related to क्वालिटी, इन्वेंट्री की मेंटेनेंस की डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो कोई बिना पढ़े भी आंसर कर देगा, डिस्ट्रीब्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द क्वेश्चन, हाउ मच स्पेस एंड कैपेसिटी डज ईच इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर नीड? स्पेस और एक्टिविटी की बात हो रही है, मतलब इंटरनली आपको कितना किस काम के लिए स्पेस लगेगा, तो उसका हम लोग नॉर्मली फैसिलिटी लेआउट से पढ़ाई करते हैं। लोकेशन मतलब हो गया पूरा प्लांट सब मिला के कितना जगह लगेगा, विच इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन। लेआउट इज द इंटरनल डिसीजन अबाउट हाउ मच स्पेस शुड बी एलोकेटेड टू स्पेसिफिक प्रोसेसेस और एक्टिविटी। थर्ड बोल रहा है, द नॉन लीनियर इटरेटिव प्रोसेस दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड यूजर्स नीड्स, चैलेंजेस, assumptions. User need, challenge, assumptions, redefine problems and create innovative solutions to prototype and test is called as, ये design creation में ऐसा होता है, prototype and test करके सब final launch होता है, उसको बोलते हैं design thinking। फिर any solution that also satisfies the non-negative restriction of the general linear programming problem is called as, क्या बोलोगे इसको? is called as feasible solution, ठीक है? इसमें हम लोग को मन करता है बोलने का ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, बट यहाँ पे क्या एनी सॉल्यूशन बोला है, तो एनी सॉल्यूशन मतलब फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, इससे ऊपर कुछ नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसओ स्टैंडर्ड्स कब कब रिव्यू होता है, कितने इंटरवल में रिव्यू होता है? इसका आंसर है 5 इयर्स के अंतराल में रिव्यू होता है। फिर है एक बॉटल नेक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कंपनी है जिसका प्रोडक्शन लाइन कंसिस्ट करता है 5 वर्क सेंटर्स को विद इंडिविजुअल कैपेसिटी इन यूनिट्स पर शिफ्ट आर गिवन। द एक्चुअल आउटपुट ऑफ लाइन इज 270 यूनिट्स पर शिफ्ट। एक्चुअल आउटपुट इतना आया, बट वर्क सेंटर्स की कैपेसिटी दी हुई है 350, 320, 360, 325 और 300। वर्क सेंटर की कैपेसिटी दी हुई है 300, ठीक है? तो क्या 300 कहाँ से है? PQRST में जो बॉटल नेक होगा ना, उसी का ही आउटपुट बन सकता है, तो आउटपुट है बॉटल नेक का, वो है 300। एक्चुअल आउटपुट आपने 270 बना लिया तो बोलेंगे अपने सिस्टम एफिशिएंसी इज 90%। हालांकि ये पूछा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। क्वेश्चन बोला आइडेंटिफाई करो बॉटल नेक सेंटर, और आंसर विल बी
जिसका कैपेसिटी सबसे लीस्ट है। फिर अंडर मेंटेनेंस मैनेजमेंट 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड नीड टू बी बैलेंस्ड। वन इज द कॉस्ट ऑफ प्रीमेच्योर रिप्लेसमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, and the second one is breakdown maintenance. Other cost is of breakdown maintenance. Next क्या बोल रहा है? The technique which involves developing a model of real phenomenon and then performing experiments on the model evolved is referred to as, देखो ये अगर आपको इंट्रोडक्शन आपने ठीक से सुना होगा मेरे क्लासेस का तो आपको समझ में आएगा। रियल फेनोमेना का मॉडल बनाना है और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करना है जिससे कि एक फाइनल कंक्लूजन निकाल सके, इसको सिमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसको ये कंसेप्ट सिमुलेशन का नहीं पता है कि व्हाट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब कोई एक चीज का ढांचा बनाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करना। तो मान लीजिए एक सब चीज का ढांचा बना के कर नहीं पाते, इसलिए मोंटे कार्लो सिमुलेशन बोलता है रैंडम नंबर से तुम एक सिस्टम बनाकर चेक कर सकते हो कि तुम्हारा मॉडल कैसा वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये एसएम का तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ये एसएम का भी नहीं कर रहा हूँ, तो एसएम का अलग से वीडियो में करेंगे। फिर 13 नंबर ओएम का है, तो इसमें द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर एन एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट बी इज 7 days। एक्सपेक्टेड टाइम मतलब टी होता है। ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम आर गिवन, व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली टाइम। तो एक्सपेक्टेड टाइम पे क्वेश्चन है कि टी इज इक्वल टू टी ओ प्लस 4 टी एम प्लस टी पी बाई 6। तो टी हमने बैठा दिया, टी ओ बैठा दिया, टी पी बैठा दिया और टी एम निकाल लिया, तो आंसर आ रहा है 6। ठीक है, फिर ये 2 क्वेश्चन भी हम लोगों का कहाँ से है? एसएम से, तो एसएम का भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखो अब ओएम में आ गए। सेक्शन बी, आंसर एनी 5 out of 7 क्वेश्चंस गिवन। तो अगर आप देखेंगे तो आपका थ्योरी का वेटेज आपको समझाना चाह रहे एक बार। 2 नंबर पूरा थ्योरी है, 3 में भी एक पार्ट थ्योरी है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि हम 2 नहीं करेंगे क्योंकि 2 ऑप्शन छोड़ सकते हैं, बिल्कुल, तो एक ऑप्शन तो हट गया। ठीक है, तो उसके बाद अब आपको 6-7 एसएम का है तो वो करना पड़ेगा, 8 भी एसएम का। तो आप हो सकता है एसएम से भी एक छोड़ दें, तो एक यहां से हट गया, और ये 6-7 भी आपका एसएम से आपने कर लिया। तो 2 थ्योरी आपने ऑप्शन में निकाल दिया, ऐसा हम मान रहे हैं। तो फिर भी झक मार के आपको मिनिमम में ये एक थ्योरी करना ही पड़ेगा, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। तो थ्योरी पढ़ के जाना है। तो ये ऐसे 7 मार्क का तो कहीं ना कहीं घुस के कंपलसरी हो गया, और ऊपर में थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव के कारण कंपलसरी हो गया। अब क्या है, अगर आप सारे चैप्टर्स प्रैक्टिकल के बहुत अच्छे से 3-3 बार प्रैक्टिस कर लियो तो आपका थ्योरी छोड़ने से काम बन जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल भी कमजोर है और फिर आप सोच रहे हो थ्योरी भी छोड़ देंगे तो पेपर छूटेगा, राइट। तो गाइज मैं थ्योरी में भी नहीं घुस रहा हूँ, है ना। ये थ्योरी के इंस्टीट्यूट मैथ से आपको देख के पढ़ना है, सजेस्टेड आंसर में भी आपको दिख जाएगा। रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्लोबल कंपटीशन एंड द इम्पैक्ट इट हैज ऑन मैन्युफैक्चरिंग फर्म। रिसेंट ट्रेंड एक पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। रिसेंट ट्रेंड्स आपको बताना है, वो पार्ट दिया हुआ है, एनी 7 पॉइंट्स आपको बताने बोल रहा है। और फिर यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर रिसोर्सेज आर टू बी ऑर्गेनाइज अराउंड प्रोडक्ट्स और प्रोसेस इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द फ्लो स्ट्रेटजी। फ्लो स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताना और बेसिक प्रोसेस टाइप्स के बारे में आपको समझाना है। तो ये है इजी, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो ये है इजी। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो इसका, अगर आपने अभी तक थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ा है तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ थ्योरी को पढ़ लें एक बार, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। और ये सारा थ्योरी का एक ओएम थ्योरी मैराथन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो ओएम थ्योरी मैराथन। आप हमारे से पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, आपको इस सबका पॉइंट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे रिसेंट ट्रेंड्स में अगर हम कुछ पॉइंट्स बोलें तो ग्लोबल मार्केट प्लेस एक पॉइंट है, फिर दूसरा आपका फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा टेक्नोलॉजी, चौथा री इंजीनियरिंग, पांचवा एनवायरमेंटल इश्यूज, छठा सप्लाई चेन, सातवां लीन प्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। फिर प्रोसेस टाइप्स में जॉब शॉप प्रोसेस, बैच प्रोसेस, रिपीटेटिव प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रोजेक्ट प्रोसेस, ऐसे करके प्रोसेस के टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल भी एक थ्योरी है, उसमें आंसर है ब्लॉक कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। ये सब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, खाली नाम लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। लोड कंट्रोल, ऑर्डर कंट्रोल, स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल,
स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल। सर जैसे 7 मार्क का तो कितना पॉइंट लिखना है, हिसाब से 7 पॉइंट लिखना है, 7 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो जितना है सब लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज ऑफ द कार्स ऑफ स्कोडा एंड इट्स एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। तो एज ऑफ कार्स आपको दिया हुआ है, मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ है, फिर लीनियर रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स टाइप। जो हम लोग एक लोग पढ़ाई सीखे थे ना टाइम सीरीज में या फोरकास्टिंग में, कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस, तो ये कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस है। यहाँ पे एक्स वाला जो वेरिएबल है वो एज ऑफ कार्स है और वाई वाला वेरिएबल है मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अगर एक्स में टाइम डाल देते हैं तो टाइम सीरीज बन जाता है, और एक्स में टाइम की जगह कुछ और डाल देते हैं तो वो कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस बन जाता है। तो करते कैसे, वो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की तरह करते हैं, और ऐसे सिचुएशन में ओरिजिन और स्केल का कोई टेंशन नहीं रहता है। वी डोंट फोकस ऑन एनी काइंड ऑफ ओरिजिन और स्केल। सो अपने को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अभी, उसके बाद क्या करना है, मेंटेनेंस कॉस्ट निकालना है। अगर x का वैल्यू 10 है तो y कितना होगा, और एज ऑफ कार इन ईयर्स, अगर मेंटेनेंस कॉस्ट 50,000 है तो मेंटेनेंस कॉस्ट 50,000 है तो y अगर 50,000 है तो x क्या होगा ये निकालना है। तो दिस इज व्हाट यू गॉट टू डू। नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, लेट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बी या लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन भी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखना है। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखने के बाद क्या करोगे, x लिखोगे, y लिखोगे, एक्स वाई लिखोगे और एक्स स्क्वायर लिखोगे, x लिखोगे, y लिखोगे, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर लिखोगे। अब ये कैसे याद रहेगा, ये तब याद रहेगा जब आपको दो इक्वेशन याद है जिससे आपको a और b का वैल्यू मिलता है। एक है समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, और नंबर 2 है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये अगर दो इक्वेशन याद है तो आपको पता रहेगा कि मेरे को समेशन y चाहिए इसलिए y का कॉलम, मेरे को समेशन x चाहिए इसलिए x का कॉलम, मेरे को एक्स समेशन एक्स वाई चाहिए इसलिए एक्स वाई का कॉलम, मेरे को समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए इसलिए एक्स स्क्वायर का कॉलम। अब x और y का वैल्यू यहाँ पे मालूम है। ऐसे सम्स में हम लोग ओरिजिन और स्केल को खाली कंसिडर नहीं करते हैं। तो x और y का वैल्यू उतारा, एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर लिखा, और फिर ये इक्वेशंस लेकर इसमें वैल्यू पुट कर दिए जो जो मिला। तो a और b सॉल्व करके इक्वेशन हम लोग का आंसर आ गया 5 प्लस 3.25x। ठीक है, और इसी से हम लोगों ने फिर क्या किया, इसी इक्वेशन में x का वैल्यू 10 बैठाकर y निकाल लिया, और फिर मेंटेनेंस कॉस्ट जब 50,000 है इसका मतलब y का वैल्यू 50 बैठाकर x निकाल दिया। फिर 50 क्यों बैठाया जब 50,000 है तो, क्योंकि यहाँ पे रुपीज इन 1000 दिया हुआ है इसलिए 50 बैठाया। इजी है, बहुत इजी था। ये करके देखोगे ना तो बहुत मजा आएगा, करके देखोगे बेटा तो बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन 4A जो है ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सजेस्टेड आंसर अगर आप देखोगे तो इसमें फुल्ली सॉल्व, और ये सबसे ईजी क्वेश्चन है, वन ऑफ द वेरी ईजी क्वेश्चन, fully solved already in suggested answer, so I am not doing it। मतलब suggested answer भी गजब है, कभी कभी जिसको सॉल्व करने में कष्ट होता है उसका पूरा सोल्यूशन दे दिया है, और जिसको सॉल्व करना चाहिए उसका सोल्यूशन दिया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चक्कर है कि ये 5 जॉब है और 4 मशीन है, तो एक डमी डालकर बैलेंस करना पड़ेगा और फिर आप अपना सॉल्व करोगे। तो इसमें एक हिंट दे देते हैं, जब कभी भी ऑलरेडी हर रो में एक 0 है तो रिड्यूसिंग रोज वाला स्टेप का दरकार नहीं है। तो यू कैन से स्टेप नंबर 1 रिड्यूसिंग रोज इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई? बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ 0 इन ईच रो, तो यू विल बी अल्टीमेटली कॉपिंग दिस एंटायर मैट्रिक्स। स्टेप 2 में चले जाओगे विच विल बी रिड्यूसिंग कॉलम्स, है ना। तो रिड्यूसिंग रोज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑलरेडी अ 0 इन एवरी रो, ऑलरेडी 0 इज देयर इन एवरी रो। रिड्यूसिंग कॉलम से यू हैव टू स्टार्ट। तो एग्जाम में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि ये बैलेंस नहीं है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए डमी डाल रहे हैं। डमी डालने के बाद रिड्यूसिंग रोज रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम लोग रिड्यूसिंग कॉलम से चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो आई एम प्लीज नॉट सॉल्विंग, आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम नॉट सॉल्विंग। यू शुड सॉल्व बाय योरसेल्फ, इट इज वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये है क्यूइंग थ्योरी का क्वेश्चन। क्यूइंग से हर बार एक क्वेश्चन रहता है, प्राय रहता है, इसका ना फॉर्मूला आप लोग को याद रखने में दिक्कत होता है, और ऐसे इंस्टीट्यूट को पता है, और इसीलिए इंस्टीट्यूट इसका पूरा भरपूर फायदा उठाता है और वो सोचता है कि हर बार इसका क्वेश्चन पूछो। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना। सिंगल मशीनिस्ट वाला रिपेयर शॉप है, ही वर्क्स 8 hours a day एंड ऑन एन एवरेज 4 machines ब्रेक ईच डे।
तो इसका मतलब रिपेयर शॉप में 4 मशीन रिपेयर के लिए आते होंगे। ही टेक्स ऑन एन एवरेज 1 आवर टू रिपेयर अ मशीन, तो इसका मतलब वो एक दिन में 8 घंटा काम करता होगा, तो 8 मशीन पर डे रिपेयर कर सकता है। तो 8 मशीन पर डे रिपेयर कर सकता है, तो इसको अपन बोलेंगे सर्विस रेट। क्या बोलेंगे? सर्विस रेट। और मशीन अगर आता है एवरेज में 4 ईच डे, इसका मतलब ये है अराइवल रेट। ये अराइवल रेट, तो अराइवल रेट को अपने लैम्डा से इंडिकेट करते हैं और सर्विस रेट को अपने म्यू से इंडिकेट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा और म्यू यहाँ पे 4 और 8 है। यही इस सम का ट्रिक है। और ऐसे अगर आप प्रैक्टिस किए तो इस तरह का सम हम लोग का किया हुआ है। यहाँ पे 4 मशीन्स पर डे और यहाँ पे 1 आवर दिया हुआ, तो उससे सर्विस रेट नंबर ऑफ मशीन्स के हिसाब से निकाल लिया। बस वंस लैम्डा एंड म्यू आ जाता है फिर सारा सम होने लग जाता है। यहाँ पे बोला फिर पहला सवाल, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन्स ऑन द रिपेयर शॉप। ऑन द रिपेयर शॉप मतलब जो रिपेयर हो रहा है प्लस जो रिपेयर अभी तक चालू नहीं हुआ है, मतलब वेट कर रहा है या रिपेयर हो रहा है, तो दोनों मिला के कितना है, यानी कि ऑन द सिस्टम बताना है। ऑन द सिस्टम का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा। देखो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है बट वर्किंग लिखा है, लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा। तो लैम्डा इज 4 बाई 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो 1 मशीन इज द आंसर। फिर बोल रहे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन इन द शॉप ऑन विच द मशीनिस्ट हैज नॉट स्टार्टेड वर्क, तो इसका मतलब आपको क्यू वाला निकालना है। तो क्यू वाला निकालने के लिए ऊपर वाला जो फॉर्मूला होता है इनटू लैम्डा बाई म्यू कर देते हैं। तो लैम्डा बाई म्यू इंटू लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा, यानी 4 बाई 8 इंटू 4 बाई 8 माइनस 4, तो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ इंटू 4 बाई 4 इज इक्वल टू आ गया 0.5 मशीन्स। अब इसके बाद थर्ड नंबर में आ रहा है एसेस द एवरेज डाउन टाइम पर मशीन। तो एवरेज डाउन टाइम पर मशीन मतलब क्या पूछ रहा है, वेटिंग फॉर रिपेयर्स और अंडर गोइंग रिपेयर्स। वेटिंग फॉर रिपेयर्स और अंडर गोइंग रिपेयर्स मतलब, वेटिंग फॉर रिपेयर्स मतलब क्यू में, और अंडर गोइंग रिपेयर्स मतलब वर्क हो रहा है, तो दोनों मिला दे तो इन द सिस्टम वाला बात हो गया। और उसका टाइम निकालना है, तो वेटिंग टाइम इन द सिस्टम निकालना है, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम निकालना है। तो सिस्टम का वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है 1 बाई म्यू माइनस लैम्डा। तो आंसर क्या होगा, 1 बाई म्यू माइनस लैम्डा। अगर आप सॉल्व करोगे तो म्यू इज योर 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 बाई 4, तो 1 बाई 4 डेज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिटेल्स जो है 4 मशीन पर डे 8 मशीन पर डे, तो ये 1 बाई 4 डे है। 1 बाई 4 डे को अगर आवर्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि एक डे में 8 घंटा है, तो 2 आवर्स आएगा। तो 1 बाई 4 डे लिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए बस सोच के हम लोग इसको 2 आवर्स कर लिए। फिर बोल रहा है एवरेज टाइम मशीन वेट्स फॉर सर्विस वुड बी हाउ मच। वेट्स फॉर सर्विस मतलब वेटिंग इन द क्यू निकालना है, क्यू का टाइम। तो क्यू टाइम कैसे आता है, ऊपर वाला फॉर्मूला इंटू लैम्डा बाई म्यू। तो ऊपर वाला फॉर्मूला 1 बाई 8 माइनस 4 करके 1 बाई 4 आ रहा है, इंटू लैम्डा बाई म्यू इज योर 4 बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 8 डे आ रहा है, तो इज इक्वल टू 1 आवर निकाल दिया। समझ में आपको कैसे वर्किंग हुआ है? कर पाओगे? अब सबको अगर पहली बार नहीं कर पाए थे तो फेयर करके करना पड़ेगा। नेक्स्ट 5A जो है ये मेंटेनेंस मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ग्रुप रिप्लेसमेंट का बात हो रहा है। आई थिंक रिप्लेसमेंट थ्योरी का है, रिप्लेसमेंट थ्योरी का क्वेश्चन है और ग्रुप रिप्लेसमेंट का बात हो रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको याद है एक मैजिकल टेबल समझाया था, जैसे मैजिकल टेबल, बस उसी को लेके अपने सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं 200 रूम इन होटल है जिसमें 5 बल्ब है, तो टोटल 1000 बल्ब का कहानी है। उसका मंथ ऑफ यूज़ के हिसाब से परसेंट ऑफ बल्ब्स फेलिंग बाय दैट मंथ दिया हुआ है। ध्यान देना है क्यूमुलेटिव नहीं है, तो क्यूमुलेटिव होने से इसका सेपरेट फेलियर रेट निकालना पड़ता है। तो नॉर्मल दिया हुआ है। फिर 1000 बल्ब का अगर आप इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करोगे तो 100 रुपये करके होगा, और ग्रुप रिप्लेसमेंट कर दोगे तो 20 रुपये करके होगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि फिक्स इंटरवल में इसको रिप्लेस करें, वेदर और नॉट दे हैव बर्न्ट, एंड टू कंटिन्यू रिप्लेसिंग बर्न्ट आउट बल्ब्स एज दे फेल। तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते रहेंगे और फिर एक फिक्स रिप्लेसमेंट में सारा रिप्लेसमेंट कर देंगे, ऐसा हमने सोचा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी मंथ निकालो, एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट निकालो, और फिर इंटरवल ऑफ टाइम जिसमें ग्रुप रिप्लेसमेंट होना चाहिए वो निकालो। 3 सवाल पूछा गया। तो हम लोग एक मैजिकल टेबल बनाते हैं नॉर्मली, इधर से मंथ्स लिख देते हैं, उधर में मंथ्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी के बाद फिर हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पे 1000 बल्ब से स्टार्ट किया, 1000 बल्ब इंटू 0.1 करके यहाँ पे आंसर आया। फिर इस 1000 को नीचे शिफ्ट किया, इस 100 को इधर लाया, फिर 100 इंटू 0.1 और प्लस 1000 इंटू 0.15 करके ये वाला आंसर आया। फिर इस 160 को नीचे लाया,
फिर 160 100 और 1000 को कंटिन्यू किया, ऊपर का 100 और 1000 को शिफ्ट किया, तो 160 इंटू 0.1 प्लस 100 इंटू 0.15 प्लस 1000 इंटू 0.25 करके 281 आया। फिर 281 को नीचे लाया तो 281 इंटू 0.1 प्लस 160 इंटू 0.15 प्लस 100 इंटू 0.25 प्लस 1000 इंटू 0.3 करके 377 आया। फिर 377 इंटू 0.1 281 इंटू 0.15 160 इंटू 0.25 100 इंटू 0.3 प्लस 1000 इंटू 0.2 करके 350 आया। तो यही आपको पूछा था कितना बल्ब रिप्लेस होगा ईच मंथ, तो उसका आंसर है ये 1। ठीक है। फिर आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट्स क्या होगा। क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट क्या होगा, तो दिस इंटू क्या बोलोगे, जो भी कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट था वो 100 रुपीज़ करके था, तो 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर हम लोग को सिंस ग्रुप रिप्लेसमेंट करना है, तो जब तक ग्रुप रिप्लेसमेंट नहीं होता तब तक हम इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते रहेंगे। अगर हम ग्रुप रिप्लेसमेंट फर्स्ट मंथ में कर रहे हैं तो हम फर्स्ट मंथ तक इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है। तो हमारा टोटल कॉस्ट होगा फर्स्ट मंथ वाला पॉलिसी चलाने का 30,000 और उस 30,000 से एवरेज कॉस्ट आ जाएगा 30,000। ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकेंड मंथ वाला पॉलिसी चलाएंगे तो सेकेंड मंथ वाला पॉलिसी में क्या होगा, सेकेंड मंथ वाला पॉलिसी में क्या होगा कि सेकेंड मंथ तक इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट चलता रहेगा। तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट अगर सेकेंड मंथ तक चलेगा तो हम लोग यहाँ पर 10 प्लस 16 26,000 डाल देते हैं, और फिर ग्रुप रिप्लेसमेंट 20,000 होगा, तो टोटल कॉस्ट 26,000 प्लस 20,000 करके 46,000 आ जाएगा, 46,000। उस 46,000 को फिर हम लोग एवरेज करेंगे तो ये आएगा 23,000। उस 46,000 को अगर एवरेज करेंगे तो 23,000। अब एवरेज क्यों करना है, बिकॉज ये 46,000 2 महीने का कॉस्ट हो गया कंबाइंड। हम लोग को कंपेयर करना है कि पहला मंथ वाला पॉलिसी में जाना है कि 2 महीने वाला पॉलिसी में जाना है। पहला महीना में कॉस्ट 30,000 था, 2 महीने का कॉस्ट 46,000 है, बट दैट इज द कॉस्ट फॉर 2 मंथ्स, तो पर मंथ कॉस्ट आया 23,000। लाइकवाइज जब हम थर्ड मंथ वाला पॉलिसी चलाएंगे तो 3 महीने तक इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट चलेगा, 3 महीने तक इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट चलेगा, 10 16 और 28 100, तो ये आ गया 54,100, और ये 54,100 को फिर हम लोग ग्रुप रिप्लेसमेंट के साथ जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट 3 महीने का 74,100 आ गया, तो उसको एवरेज करेंगे तो 24,700 आ गया। समझ गए। तो लाइक दिस अपने ये सारा वर्किंग कर लेते हैं और उसको सिंपल करते हैं स्टेप बाय स्टेप सजाकर कि अपने स्टेप नंबर 1 में मान लीजिए एक्सपेक्टेड बल्ब निकाल लिया। एक्सपेक्टेड बल्ब कितना आया, बेसिकली इसको एक्सपेक्टेड इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट्स बोलते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट्स। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कैसे आया, वो समेशन px करके आया, यहाँ से ये वाला इंटू प्रोबेबिलिटी करके आया, और फिर आपका रूल क्या बोलता है, जो भी आंसर आया उसको नीचे भेज दो और बगल वाला को सरका दो। तो 100 इंटू 0.1 फिर 1000 इंटू 0.15 करके जो है फिर उसको नीचे ले आओ, फिर उसको ऊपर 160 इंटू 0.1 100 इंटू 0.15 1000 इंटू 0.25 करके फिर उसको कर लो। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 नंबर हम लोग उसका कॉस्ट निकाल लिए, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। स्टेप नंबर 3 हम लोग कर लिए क्यूमुलेटिव इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब क्यूमुलेटिव क्यों करना है, क्योंकि हम लोग इवेलुएट करने जा रहे हैं कि कौन सा ग्रुप रिप्लेसमेंट बेस्ट होगा। ग्रुप रिप्लेसमेंट होता है नॉर्मली वीकेंड पर, तो तब तक इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट जो होगा वो तो करना ही पड़ेगा। इसलिए स्टेप नंबर 3 कह रहा है क्यूमुलेटिव इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालना है, क्योंकि जब तक ग्रुप रिप्लेसमेंट नहीं होगा तब तक इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते रहना है। स्टेप नंबर 4 है ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट। स्टेप नंबर 5 है टोटल कॉस्ट। स्टेप नंबर 6 है एवरेज कॉस्ट। स्टेप नंबर 6 है एवरेज कॉस्ट। ठीक है। तो इससे समझ में आया कि भाई साहब एवरेज कॉस्ट सबसे कम सेकंड वाले पे है, तो ऑप्टिमम जो ग्रुप रिप्लेसमेंट पीरियड है वो है 2 महीना, 2 मंथ्स वाला पीरियड चलाएंगे। और क्वेश्चन में जो मांगा था नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी मंथ, तो वो अपना ये वाला कॉलम है, ये वाला। और सेकंड नंबर पार्ट में बोला था उसका कॉस्ट बताओ, एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, तो ये वाला है। तो सर एग्जाम में जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, वेरी गुड क्वेश्चन। एग्जाम में जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। अब इसमें देखो, मैं आपके जगह होता तो प्रेजेंटेशन कैसे करता वो आपको समझा दे रहा हूँ। मैं आपके जगह होता तो पहले टेबल बनाता, फिर लिखता कि देखो पार्ट 1 में क्या पूछा है, ऐसे करके पहले टेबल अपने हिसाब से कर देता। फिर पार्ट 1 का आंसर लिखने के लिए मैं लिखता ऐसे, पार्ट 1 में जो पूछा है ऐसे लिख देता, मंथ 1 2 3 4 5
और ये आपका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स है 100, 160, 281, 377, 350। ये आंसर लिखता मैं, रिप्लेसमेंट्स कितना होना है। फिर पार्ट 2 में लिखूंगा तो लिखूंगा उसका कॉस्ट जो क्वेश्चन में मांगा है, तो कॉस्ट कैसे आएगा, मंथ, फिर 1 2 3 4 5 और जो कॉस्ट है वो लिखूंगा। फिर पार्ट 3 बोला है क्वेश्चन में, तो वो क्या लिखूंगा, पार्ट 3 जब बोला है तो मैं लिखूंगा कि ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड, ऑप्टिमम ग्रुप रिप्लेसमेंट पीरियड इज 2 months, बिकॉज वहां पे कॉस्ट सबसे कम है, बिकॉज लीस्ट कॉस्ट है। समझ गए? तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। क्या होता है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम तो अपना टेबल बनाएंगे, एग्जामिनर अपनी समझ ले, तो वैसे नहीं होता है भाई। एग्जामिनर समझेगा नहीं समझेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। चेक करने वाला कौन सा प्लेनेट से आगे चेक कर रहा है आपको मालूम भी नहीं है, कौन सा लड़ाई झगड़ा करके चेक कर आपको मालूम नहीं है। तो इसलिए उसके लिए सिंपल करके देना पड़ता है। मोर ओवर आप लोग का ना, मैंने कई बार देखा है कि हैंडराइटिंग इशू बहुत भयानक होता है कि उसको समझ में नहीं आता कि आप लिख क्या रहे हो। तो ये इंश्योर करो कि अगर हैंडराइटिंग में आप जैसे ना आपका 6 नहीं समझ में आता, 6 है कि 0 है, 8 नहीं समझ में आता, 8 है कि 3 है या 8 है कि 0 है, आपको लग रहा है कि हम 8 लिख रहे हैं, बट सामने वाले को क्या समझ में आ रहा है वो देखना जरूरी है। तो इसके लिए रिकमेंडेशन है कि फॉन्ट है ना बड़ा बड़ा कर दो, मतलब हैंडराइटिंग बड़ा बड़ा लिखो, स्पेस भर भर के लो। अगर एक लाइन में आप 8 वर्ड लिखते हो तो 4 ही लिखो, लेकिन बड़ा बड़ा लिखो जिससे कि कोई भी पढ़ ले। छोटा छोटा लिखने के चक्कर में कई बार और गड़बड़ हो जाता है। अभी हाल में एक बच्चे का देख रहा था हैंडराइटिंग, बहुत गजब का हैंडराइटिंग था, अजीब सा हैंडराइटिंग, समझ में नहीं आता। नेक्स्ट ये वाला आ गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, पर्ट CPM। तो इसमें क्या बोल रहा है देखो, एक्टिविटीज दिया हुआ है, फिर नाम भी दिया हुआ है और 1 2 के हिसाब से दिया हुआ है, तो ये ज़्यादा इजी होता है हम लोग के लिए, आपको मालूम है। फिर ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है। फिर बोल रहा है असेस द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यानी TE निकालने बोल रहा है, विच इज इक्वल टू TO + 4TM + TP/6। वो मैंने यहाँ पे कर लिया, वही आपको दिख रहा है। फिर क्या करना है, प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करना और ऑल पार्ट्स बताना है। तो नेटवर्क डायग्राम बहुत सिंपल सा है, आराम से आप एक बार ट्राई करके फिर बनाओगे तो बहुत ईजिली बनेगा। फिर बोल रहा है सारे पाथ्स के बाद क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करो, ड्यूरेशन पता करो और टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट ईच एक्टिविटी का बताओ। तो सब TE के मुताबिक होगा। तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, नेटवर्क डायग्राम बनाया, ठीक है। फिर उसमें TE के वैल्यूज लिख दिए यूजिंग TE के वैल्यूज लिखे हैं एक्टिविटी के ऊपर। फिर EL निकाल दिया, फिर सारे पाथ्स लिख लिए, फिर क्रिटिकल पाथ पता कर लिया। फिर वो टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के लिए एक टेबल बनाया, एक्टिविटी सारा कॉपी किया, ड्यूरेशन TE उसका कॉपी किया। EST कैसे देखते हैं आपको पता होगा, टेल इवेंट से चेक करते हैं। EST कैसे चेक करते हैं, चेक E ऑफ टेल इवेंट। फिर LFT निकाला, LFT कैसे निकाला, चेक L ऑफ हेड इवेंट, L ऑफ हेड इवेंट। जैसे यहाँ पे टेल और हेड एक मार्क कर लिया, T और H, T इज टेल, H इज हेड। तो 1 आपका टेल इवेंट है, 2 आपका हेड इवेंट है, ठीक है। तो आपको EST देखने के लिए सिर्फ टेल इवेंट का E देखना है। तो 1 का जाके E देखो यहाँ पे 0, फिर 1 का 0, फिर 2 है तो 2 का E क्या है 20, ऊपर में देखना है E, तो 2 का E है 20, लाइक दिस। फिर 2 का E है 20, 3 का E है 30, 4 का E है 36, तो 3 का E है 36, सॉरी 3 का E है 30, 4 का E है 36, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से कॉपी कर लिया। फिर LFT में हेड का L देखना है, जैसे 2 का L देखना है, 2 का L क्या है, 2 का L है 20, तो L है 20 लिख दिया। 3 का L देखना है, 3 का L क्या है, 3 का L है 30, तो यहाँ पे 30 लिख दिया। तो ये दो देख के आता है। और EFT और LST कैसे आता है, EFT आता है EST + D करके, और इसके अंदर ड्यूरेशन जोड़ देंगे तो EFT आएगा। और LST कैसे आता है, LFT - D करके, D मतलब ड्यूरेशन, ये D है, ठीक है। तो ये चारों आ गया। फिर टोटल फ्लोट कैसे आता है, टोटल फ्लोट निकालने का 2 तरीका है, क्या तो आप दोनों फिनिश टाइम का डिफरेंस या तो दोनों स्टार्ट टाइम का डिफरेंस कैसे भी निकाल सकते हो। जैसे LFT - EFT लिख दिया एक बार के लिए, तो टोटल फ्लोट आ गया। फिर निकाला स्लैक ऑफ हेड इवेंट, शी मतलब है स्लैक ऑफ हेड इवेंट, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज स्लैक ऑफ हेड इवेंट, स्लैक ऑफ हेड इवेंट। तो आपका हेड इवेंट है 2 3 3 4 4 5, तो हेड इवेंट है 2 3 3 4 4 5, 2 3 4 5 जैसे आपको दिख रहा है। तो स्लैक होता है L - E, हेड इवेंट का जाके L - E, जैसे 2 है, 2 अपना हेड है,
2 अपना हेड है तो उसका हेड इवेंट क्या होगा बताइए। 2 अपना हेड है तो उसका स्लैक क्या होगा, L माइनस ई करके 0। देखा, स्लैक ऑफ हेड इवेंट इज बेसिकली L माइनस ई करना है ऑफ हेड इवेंट। तो 2 का L माइनस ई करना है, 3 का L माइनस ई करना है, 3 का L माइनस ई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, फिर 3 का 0 ही होगा। 4 का क्या होगा, L माइनस ई, 4 का L माइनस ई 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे स्लैक ऑफ इवेंट, हेड इवेंट सबका 0 आ रहा है। और फ्री फ्लोट कैसे आता है, फ्री फ्लोट आता है टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट। कैसे आता है, टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट करके आता है, टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट करके आता है। ऑलराइट, और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो क्रिटिकल पाथ होते हैं उसकी एक्टिविटीज़ में 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5 उसमें टोटल फ्लोट भी 0 होगा और फ्री फ्लोट भी 0 होगा। तो ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो या फिर इतना वर्किंग करने का दरकार नहीं होता है, इसको 0 0 बढ़ा के भी आप अपना बाकी का खाली वर्किंग कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो इसके साथ ये वाला रिव्यू खत्म हुआ। SM का अलग से रिव्यू आएगा, तो मैं अभी SM कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, अलग से वीडियो आएगा, उस पर देखिए, नोट्स आप देख लीजिए। बेटर होता है कि आप अपने से प्रैक्टिस करके खुद से फिर चेक करें तो ज़्यादा मज़ा आता है आपको कि कहाँ मिस्टेक हुआ। ज़रा सा भी मिस्टेक हुआ तो घबराना नहीं है, ये सोचना है कि चलो इस बहाने हम सीख लिया। ठीक है, हमेशा ये सोचना है कि मिस्टेक से हम सीखा, अब अगली बार नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मिस्टेक करके भी बच्चा लोग पास हो जाता बहुत बार, ठीक है, जितना नंबर आना था आ गया। ठीक है, तो ऐसे सोच लेना आप कि आपका काम बन गया है तो बहुत बढ़िया, अब और ज़्यादा लालच या दुख नहीं करना है अगर पास हो गया तो। बट पेपर सॉल्व खुद करके चेक करने से बहुत मज़ा आता है, मैं तो वैसे ही जानता हूँ। अब एक देखो यहाँ पे अभी क्या है ना, SM का है, तो SM में क्या होता है ना, बच्चे लोग का नंबर नहीं उठता है बिकॉज वो मन से बहुत लिखते हैं पॉइंट्स। अब एग्जाम में इंस्टीट्यूट को चाहिए कि इंस्टीट्यूट मैट का पॉइंट्स लिखना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पॉइंट्स कैप्चर करना है SM में, ऐसा नहीं कि बस मन से कुछ भी कहानी बना के लिख रहे हैं। चलो, आई विल सी यू सून, है ना। और आप अपने इन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिनको भी आप लग रहा है कि इस तरह का वीडियो का दरकार है, हेल्प है, तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई ग्रुप में भी शेयर करिएगा, किसी के काम आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।